आखिरी दफा हमने चैप्टर 9 कंप्लीट किया और अब हम अपने चैप्टर 10 पे आते हैं। ये टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स और एंजाइम्स। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनको हम कहते हैं कि ये है पॉलीहाइड्रोऑक्सी या पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड्स, पॉलीहाइड्रोऑक्सी या पॉलीहाइड्रिक कीटोन्स या कंपाउंड्स which produces polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones। तीन तरह के कार्बोहाइड्रेट्स केमिकल। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब हुआ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड की ग्रुप है और उसमें कम से कम 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप। पॉलीहाइड्रोक्सी की शर्त हमारे यहाँ है 2 या उससे ज्यादा OH। ज्यादा की तो कोई फायदा नहीं है, बस 2 से कम नहीं। इसी तरह 2 या उससे ज्यादा OH वाले कीटोन्स पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो गए। तीसरी कैटेगरी वो है जो इन ओरिजिनल ना पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ना पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, अलबत्ता वो ऐसे कंपाउंड हैं जो हाइड्रोलिसिस करने पर पानी से रिएक्शन करने के बाद या इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे या इसमें कन्वर्ट। तो तीनों तरह के कंपाउंड्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फिर इसके बाद है इनकी क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहली है ऑन दी बेसिस ऑफ टेस्ट, जायके के ऊपर। हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं एज शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। शुगर्स में है कि ये स्वीट है, सॉल्युबल इन वाटर है और क्रिस्टलाइन। एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज वगैरह। वो नॉन शुगर है वो टेस्टलेस है, इनसॉल्युबल इन वाटर है और एमॉर्फस है। एग्जाम्पल में है स्टार्च, सेल्यूलोज। दूसरी है ऑन दी बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एक्शन। तो फिर जो 2 क्लासेस बनती हैं वो है रिड्यूसिंग शुगर्स
दूसरी बनती है नॉन रिड्यूसिंग। नाम से क्या है, वो शुगर्स जो दूसरों को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरे कौन, तो दूसरे हैं वो दो मशहूर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो एल्डिहाइडिक ग्रुप से रिएक्शन करते हैं। हमने पढ़ा एल्डिहाइड्स में एक फैलिंग सॉल्यूशन और एक टॉनिक सॉल्यूशन। तो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं व्हिच कैन रिएक्ट विद फैलिंग solution and Tollens reagent। ये दोनों इन शुगर्स को ऑक्सीडाइज करते हैं और ये शुगर्स इन्हें रिड्यूस करते हैं, इसलिए ये रिड्यूसिंग का होता है। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई और ये हो गई जिसकी बिना पर ये रिड्यूसिंग कहलाते हैं। हमें कैसे पता चलता है कौन ऐसा कर पाएगा, तो जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक इन्हें इस रिएक्शन के लिए मजबूर करती है उसके मुताबिक हमने ये पढ़ा था, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने ये पढ़ा कि एल्डिहाइड्स इनके साथ रिएक्शन करते हैं, कीटोन्स नहीं करते। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन का सिंपल केमिकल टेस्ट ये है कि एल्डिहाइड फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रेड बनाएंगे, कीटोन नहीं बनाएंगे। तो हमारे लिए कहा इसमें कीटोनिक ग्रुप है और इसमें ना एल्डिहाइड है ना कीटोनिक है, तो ये दोनों नॉन रिड्यूसिंग होने चाहिए और ये रिड्यूसिंग हो जाए। कॉम्प्लिकेशन ये है कि सिंपल कीटोन जो है वो फैलिंग सॉल्यूशन और टॉनिक सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन पॉलीहाइड्रोक्सी करता है। यानी अगर कीटोनिक ग्रुप के बराबर वाले कार्बन के साथ OH लगा हो, ये बराबर वाला कार्बन अल्फा कहलाता है, तो फिर वो फैलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन करते हैं। और यहाँ बराबर वाले क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का मतलब है हर कार्बन पर ही OH लगा हुआ है। तो इसलिए चैप्टर 9 के अंदर जब आप पढ़ते हैं एल्डिहाइड कीटोन के फर्क, तो वो सिंपल कीटोन है, वो फैलिंग सॉल्यूशन टॉनिक से रिएक्शन नहीं करता। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं तो यहाँ कीटोन नहीं है, यहाँ पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, वो फैलिंग सॉल्यूशन और टॉनिक से रिएक्शन करता है। इसका मतलब है ये दोनों कैटेगरी रिड्यूसिंग में जाएगी, ये नहीं जाएगी क्योंकि ये वो कंपाउंड है जिनमें ना एल्डिहाइड ग्रुप है ना कीटोनिक ग्रुप है। अलबत्ता जब ये हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं उसके बाद इनमें एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप आता है, फिर ये भी रिड्यूसिंग होता है, ठीक है ना। तो फिलहाल नहीं है। तो अब यहाँ आइए तो निशानी बताएं कि दे कंटेन फ्री एल्डिहाइडिक और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप। या तो इनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा, वो तो डेफिनेटली फैलिंग सॉल्यूशन से और टॉनिक से रिएक्शन करेगा, या फिर इनमें अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप। और यहाँ दोनों चीजें नहीं है, which cannot react with failing solution and Collins reagent. So they do not contain free एल्डिहाइडिक और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोनिक। अब इधर एक एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग, ऑल मोनो एंड ओलिगोसैकराइड्स एक्सेप्ट सक्रोज। और इधर है ऑल पॉलीसैकराइड्स
एंड सपोज। और इस खेल में अहम कहानी में ये बात आ गई कि ये कोई ओलिगो मोनो और पॉली सैकराइड कोई नहीं सीखा है, तो अब वो बता देंगे वो तीसरी क्लासिफिकेशन में असल में। बस खास बात ये है कि तमाम कार्बोहाइड्रेट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, व्हिच आर मोनो, ओलिगो एंड पॉली। तो मोनो और ओलिगो रिड्यूसिंग है और पॉली जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है, सिवाय एक मेंबर के जो हकदार है और वो है सक्रोज। सक्रोज वाहिद कार्बोहाइड्रेट है, चीनी है, ये चीनी वाहिद कार्बोहाइड्रेट है जो बिलोंग करता है ओलिगो से और है नॉन रिड्यूसिंग, इसके अलावा और किसी में। इसलिए ये सवाल बड़ा एमसीक्यू में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऑल मोनो एंड ओलिगो सैकराइड्स आर रिड्यूसिंग एक्सेप्ट, तो एक्सेप्शन में आ रहा है सक्रोज। अच्छा, अभी वो सैकराइड्स क्या होते हैं? दिस इज द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस of molecular structure। उसमें पहली क्लास है मोनोसैकराइड्स। अब सैकराइड का लफ्ज निकला है सैकरम से, इसका लफ्ज सिंपल शुगर। मोनोसैकराइड मोनो शुगर्स, इसमें हमारी मुराद ये है ये शुगर के सबसे सिंपल या छोटे मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, जिनसे छोटा नहीं हो सकता। तो ये वो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं जिनको अगर हम हाइड्रोलिसिस करके ब्रेक करेंगे तो ये शुगर नहीं किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे या ये हाइड्रोलाइजिंग है। जबकि जो बाकी हैं ओलिगो और पॉली, उनके अंदर खूबी ये है कि जब आप उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो अपने आप को मज़ीद छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट कर लेते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं। तो समझ लीजिए जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें पहली और सिंपल क्लास वो है जो जिनमें सिर्फ शुगर का एक यूनिट होता है, फिर वो है जिनमें 2 शुगर यूनिट मिले हुए हैं, किसी में 3 मिले हुए हैं, किसी में 4 मिले हुए हैं, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 200, किसी में 1000। तो इस बुनियाद पर हमने इनको क्लासीफाई किया। तो जो सिंगल शुगर यूनिट वाले हैं जिनको हम मजीद हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते वो मोनोसैकराइड। उनकी निशानी क्या है? उनकी निशानी है कि उनमें कम से कम 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन से कम वाला शुगर नहीं होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 होंगे। 10 से ज़्यादा कार्बन है तो समझ जाइए कि वो 2 छोटे शुगर्स की कॉम्बिनेशन से बना है। 10 तक सिंगल यूनिट है, तो दे आर सिंपल शुगर molecules which cannot be hydrolyzed to more simpler sugar. They contain 3 to 10 कार्बन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इनकी एग्जाम्पल मशहूर हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, जो हमारे सिलेबस में होगी थी, 3 नाम काफी। और इससे रास्ता निकला ओलिगो का। अब ओलिगोसैकराइड्स क्या है? अगर 2 मोनोसैकराइड आपस में जुड़े तो बड़ा शुगर बन जाएगा, वो कहलाएगा डाइसैकराइड। 3 मिले और बड़ा बन जाएगा, वो कहलाएगा ट्राइसैकराइड। तो जितने मोनोसैकराइड मिलाते जाएंगे उस हिसाब से बड़ा शुगर बनता जाएगा, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेक्टा। जो एक नॉर्मल हमने अभी तक ऑर्गेनिक में रूटीन पढ़ा था वो ये था कि अगर कोई चीज़ 1 दफ़ा हो तो मोनो, 2 दफ़ा हो तो डाई, 3 दफ़ा हो तो ट्राई, 3 से ज़्यादा दफ़ा हो तो हम पॉली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब ये लफ्ज़ पॉली हमारी मर्जी चल रही होती, कहीं कैसे भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी हमने कहा पॉलीहाइड्रोक्सी से मुराद है 2 या 2 से ज़्यादा पॉली हो गए, लेकिन जो एक जेन्युइन तरीका है IUPAC रिकमेंडेड, वो तरीका ये कहता है कि 1 को मोनो कहें, 2 को डाई, 3 को ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका। 10 तक के नाम है। 10 तक का पूरा ग्रुप मिलाकर कहलाएगा ओलिगो। 10 से ज्यादा वाले यानी 11 से ऑनवर्ड के लिए लफ्ज पॉली से, ये बात हम यहाँ फॉलो करते हैं।
तो ओलिगो के अंदर डाई से लेके डेकासाइक्लाराइड्स तक सारे आ गए। डेका के बाद पॉली स्टार्ट होगा। सो ये वो है शुगर मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 2 to 10 monosaccharide units। तो ये डाई से डेकासाइक्लाराइड तक चलेगा। और इनकी एग्जाम्पल में जो हमारे सिलेबस में है वो है सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, और ये तीनों की तीनों डाइसैकराइड्स। फिर इसके बाद जो तीसरे नंबर पर है वो टॉपिक हो गया पॉलीसैकेराइड। अभी पॉलीसैकेराइड्स में शुगर मॉलिक्यूल्स which consist of more than 10 monosaccharides। बिल्कुल, जैसे मिसाल के तौर पर ये जो हमने इत्तेफाक से लिखे हैं तीनों के तीनों डाइसैकराइड्स हैं और इनमें 12-12 कार्बन है। जब ये टूटेंगे तो 6-6 कार्बन वाले 2 मोनोसैकराइड्स हैं। ठीक है, तो डाइसैकराइड्स में टोटल कार्बन से ज़्यादा 10 से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 10 तक तो मोनो में चले गए, तो ये 12 वाले हैं, टूटे तो 6-6 के 2 बन गए, 14 वाले होंगे तो टूटे तो 7-7 के 2 बन जाएंगे। इस तरह इन तीनों का फॉर्मूला C12H12 है और इन तीनों का फॉर्मूला C6H12O6 है। तो चूंकि हैं बहुत सारे और हम बायोलॉजी के नहीं है, हमें तो इन सबके नामों से भी उलझने होंगी, तो इसलिए सिंपल वाले रखते हैं। इनके अलावा और इसका नाम नहीं लेंगे, और भी बहुत सारे लार्गोस, मैनोस और पता नहीं क्या क्या मुझे भी याद नहीं होता, लेकिन ये है। तो ये सारे 6 कार्बन वाले हैं, ये सारे 12 कार्बन। यहाँ आ गए तो इसकी एग्जाम्पल में है स्टार्च और सेल्यूलोज। तो हमें भी अंदाजा होगा, ठीक है 5 कार्बन, 4 कार्बन, 7 कार्बन, इन सब वाले भी होते होंगे मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड भी, लेकिन जो एक डोमिनेटिंग कैरेक्टर है ना वो इन्हीं का है। इससे साबित होता है कि ये स्टार्च जो पॉलीसैकराइड है या सेल्यूलोज जो पॉलीसैकराइड है, इनमें हजारों मोनोसैकराइड मिले हुए होते हैं, मगर वो हजारों कौन है? ग्लूकोज। जो डोमिनेटिंग मोनोसैकराइड है वो ये 6 कार्बन वाले हैं, बाकी भी होते हैं लेकिन उनकी जगह और उनकी यूजेज और उनके एप्लीकेशन जरा कम है, इसीलिए हमने कहा फोकस इम्पोर्टेंट वाला होता है। ठीक है, ये एक हिस्सा का था। इस हिस्से में हमने सारे कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई किया इन मेजर में, तो उसमें खास तौर पर वो पॉइंट्स मेंशन किए जो हमसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बड़े अहम हो सकते हैं। अब हम इसी की डिटेल्स बताएंगे, फर्दर डिटेल्स ऑफ मोनोसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स कैन बी क्लासिफाइड इन many ways, 4-5 तरीके हैं इन्हें क्लासिफाई करने के। तो अब वो देखते हैं, और सब बहुत आसान है एक्सेप्ट 1 और 2, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स। इसमें पहली है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। याद रहे जो डेफिनेशन में कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स में भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और कंपाउंड्स प्रोड्यूसेस दीस कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस। तो जो तीसरा वाला कंपोनेंट था वो ओलिगो और पॉलीसैकराइड्स।
मोनोसैकेराइड्स हमेशा या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। तो बिल्कुल इसका क्या मतलब होगा, देयर आर टू पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप्स, या तो ये एल्डिहाइड है या फिर ये कीटोन है। सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हम इन्हें कहते हैं एल्डोस या कीटोस। एल्डोसिस कीटोसिस नाम से ही पता चल गया। इनमें होगा एल्डिहाइडिक ग्रुप और इनमें होगा कीटोनिक। दूसरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। अब आपने कहा मोनोसैकेराइड 3 से लेकर 10 कार्बन तक होते हैं। ये बताइए कि कितने का 3 कार्बन वाले को, 4 कार्बन वाले को, 5 कार्बन वाले को क्या कहेंगे। हमने कहा ये आपको भी अंदाजा हो रहा होगा कि हमारा सफिक्स OSE है, हर कार्बोहाइड्रेट के नाम के आगे OSE लगा दें। तो अब 3 कार्बन वाले के लिए होगा ट्रायोस 3 कार्बन, टेट्रोस 4 कार्बन, पेंटोस 5 कार्बन, हेक्सोस 6 कार्बन एंड सो ऑन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, ये तक जाएंगे। तो ये दोनों क्लासिफिकेशन तो बड़ी आसान हो गई, एक में फंक्शनल ग्रुप, एक में कार्बन एटम्स की तादाद। अच्छा, अब इससे एग्जाम्पल बनाएंगे जो सामने भी लिखी हुई है। तो ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोस और हेक्सोएल्डोस, दोनों तरह से लिख सकते हैं। इंफॉर्मेशन क्या गई, ग्लूकोज एक ऐसा मोनोसैकेराइड है जिसमें 6 कार्बन है और उसमें एल्डिहाइड है, एल्डो और एल्डिहाइड, हेक्सो और 6 कार्बन। पहले किसी को लिखते हैं, बाद में किसी लिखते हैं, किसी को पकड़ते हैं। और इसी तरह फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोस और हेक्सोकीटोस। तो वो एक 6 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड है जिसमें कीटोन एक। तीसरी क्लासिफिकेशन on the basis of optical rotation या optical activity। ये थोड़ी सी समझने के लिए आ जाए, और ये शायद ऐसी बात है जो इंजीनियरिंग वालों के लिए भी जरूरी है, बाकी बातें तो कहाँ आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये बात का ताल्लुक हमारी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों से, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस में LCD डिस्प्ले होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसमें इसका किरदार है। प्लस इस प्रॉपर्टी का, ऑप्टिकल एक्टिविटी का बहुत सारे और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी होते हैं, जो फिजिक्स वाले या इंजीनियर्स यूज करते हैं। तो ये नो हाउ द कोर्स। अब इशू ये है कि एक फिनोमेना फिजिक्स में पढ़ाया जाता था, बल्कि सिर्फ डेफिनेशन के हद तक पढ़ाया गया है सेकेंड ईयर तक, वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। लाइट जो नॉर्मल इस वक्त इस कमरे में सारे एनर्जी सेवर से निकल रही है, ये निकलते साथ ही स्प्रेड हो जाती है पूरे कमरे में, तो ये हर प्लेन पर वाइब्रेट कर रही है। ये है नॉर्मल लाइट। अगर हम इस लाइट को एक खास किस्म के क्रिस्टल होते हैं उनमें से गुजारें, तो क्रिस्टल्स के अंदर एटम एक खास ऑर्डर में है। वो ऑर्डर में होने की वजह से क्या करते हैं, लाइट के हर प्लेन को स्टॉप करते हैं, सिर्फ एक प्लेन को अलाउ करते हैं। मिसाल के तौर पर इस कमरे में जिस तरह कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, अगर यहाँ खड़े होकर मैं हर डायरेक्शन में चलने की कोशिश करूँ तो अरेंजमेंट ऑफ द चेयर्स इन दिस रूम गोना अलाउ ओनली वन डायरेक्शन। सीधा चलूंगा तो ये अलाउ है, इसके अलावा किसी डायरेक्शन में चलूंगा तो कुर्सियों की वजह से मैं नहीं चल सकता।
इसका मतलब है अगर मैं हर डायरेक्शन में चलने की कोशिश करता हूँ, खाली कमरे में तो कर सकता हूँ, लेकिन इस कमरे में मैं सिर्फ इस डायरेक्शन से आगे तक जा सकूंगा, वरना नहीं। इसी तरह जब लाइट क्रिस्टल से गुजरती है तो वो सिर्फ उस डायरेक्शन से निकलने में कामयाब होती है जो एटम्स के दरमियान जगह बनी होती है, बाकी सारे प्लेन रुक जाते हैं। तो क्रिस्टल में जब लाइट घुसी तो उसके सारे प्लेन स्टॉप हो गए, सिर्फ एक प्लेन को इजाजत मिली। जब ये निकली तो वो एक ऐसी लाइट थी जो सिर्फ एक प्लेन पे वाइब्रेट होती है। ऐसी लाइट को कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। क्या खूबियाँ होती हैं, कैसी निकलती है, ये सब फिलहाल हमारा इशू है। हमारा इशू है कि लफ्ज़ पोलराइज्ड लाइट, यहाँ से केमिस्ट्री ने अपनी बात शुरू की। अब बैकग्राउंड फिजिक्स में किसने कितना पढ़ा ये उसके ऊपर है, तो हमने इसलिए सिर्फ ये बात कह दी। पोलराइज्ड लाइट का मतलब वो लाइट सिर्फ एक प्लेन पे वाइब्रेट करती है। ठीक है, अब क्या होगा? अब खास बात ये है कि वो पोलराइज्ड लाइट अगर मैं मुख्तलिफ केमिकल्स के सॉल्यूशंस में से गुजारूं तो वो केमिकल अपने स्ट्रक्चर की वजह से उस लाइट को लेफ्ट या राइट साइड पर रोटेट कर देते हैं। इस एक्टिविटी को कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब कौन लेफ्ट पर रोटेट करेगा, कौन राइट पर रोटेट करेगा, इसका ताल्लुक उस कंपाउंड की नेचर से है। कितने डिग्री पे रोटेट करेगा, इसका ताल्लुक उसके अमाउंट से है। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है ऑप्टिकल रोटेशन। सारे मोनोसैकेराइड ये प्रॉपर्टी होते हैं। तो अब इस प्रॉपर्टी में नेचर वाइज तो फिर दो ही कैरेक्टर हुए ना। आधे मोनोसैकेराइड वो होंगे जो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड पर मोड़ देंगे, और आधे वो होंगे जो राइट साइड पर मोड़ देंगे। तो जो लेफ्ट साइड पर मोड़ देते हैं वो कहलाते हैं लेवोरोटेटरी, जो राइट साइड पर मोड़ देते हैं वो कहलाते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी के लिए हम प्लस का सिंबल यूज करते हैं और लेवोरोटेटरी के लिए माइनस का। मॉलिक्यूल का नाम, स्ट्रक्चर देखकर हम में से कोई नहीं बता सकता कि वो डेक्स्ट्रो होगा या लेवो। इसका मतलब है ये वो खूबी है कार्बोहाइड्रेट्स की जो इन्फॉर्म की जाएगी या आपको याद होगी। ये स्ट्रक्चर या नाम सुनकर याद नहीं होती। इसलिए हमारे सिलेबस में जो दो मॉलिक्यूल मोनोसैकेराइड्स के हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, बस हमें उन्हीं का याद रखना है। ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, उसके नाम से पहले प्लस लिखते हैं। फ्रक्टोज लेवोरोटेटरी है, उसके नाम से पहले माइनस लिखते हैं। अब किसी और कार्बोहाइड्रेट के लिए अगर ऐसी बात होगी तो हम इस निशानी को जानते हैं। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अलावा उन्होंने किसी और कार्बोहाइड्रेट के नाम के साथ वो प्लस लगा दिया तो आप समझ जाइए कि वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ये ना जहन में आए, हमें पता नहीं, शायद कॉन्सेप्ट से पता चल जाता। नो, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड व्हिच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड थ्रू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देख के नहीं पता लगा सकते, ये उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो इन्फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस बुनियाद पर दो तरह के मोनोसैकेराइड होंगे, एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी और एक लेवोरोटेटरी। एक हुए डेक्स्ट्रोरोटेटरी, they rotate the plane of polarized light to right side. Denoted by ऐसे ब्रैकेट में होगा। For example, glucose is dextrorotatory और dextrose, इसको फिर हम कह देते हैं dextrose। दूसरा है लेवोरोटेटरी, they rotate the plane of polarized light to left side, denoted by minus. This is fructose, is levorotatory
सेलुलोज। हो गया काम। अब चौथी, ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। अब ये कैसे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। गलती से उनमें से कोई अपने लेवल से सिर्फ एक डिग्री ऊपर वाली किताब उठा ले तो उसे ऐसा लगता है कि उसे कभी जिंदगी में ये चीज़ होती है, एक भी जाने पहचाने चीज़ मिल गई। सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि बस ये सेकेंड ईयर तक आपके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं जैसे आप बनाते हैं, CH3 CH2 ये बनाते हैं, उसके बाद सिर्फ लाइनें चल रही है जैसे हम बेंजीन बनाते हैं ना, ऐसे स्ट्रक्चर। पहला तो ये मुसीबत है, स्ट्रक्चर देखी ना समझ आई लाइनें क्या बनी। दूसरी टर्म्स इतनी अजीब अजीब मुसीबत है, खासतौर पर आपने पढ़ा आइसोमेरिज्म, इस कदर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि आप सोच सकते। जब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर इसकी जड़ें जो हैं वो इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में चली जाती हैं और उनके जो मसाइल हैं वो दोनों के लिए ज़रूरी हैं। तो अब यहाँ पर उसी का तस्करा। आपने आइसोमेरिज्म पढ़ा तो उसमें कहा गया मेजर इसकी दो क्लासेस हैं, एक कहलाती है स्ट्रक्चरल जो आपने पढ़ी, दूसरी कहलाती है स्टीरियो जो आपने नहीं पढ़ी बल्कि शायद सुनी हुई। तो स्ट्रक्चरल का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, उसमें चेन आ गया, उसमें पोजीशन आ गई, उसमें फंक्शनल ग्रुप आ गया, उसमें मेटामरिज्म आ गया। तो दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, उसका कहना है ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर in their three-dimensional arrangement in space। इसका आसान मतलब ये हुआ कि ये वो कंपाउंड है जिसमें इस बात से फर्क पड़ता है कि कार्बन की 4 वैलेंसीज में ऊपर कौन है, नीचे कौन है, राइट पे कौन है, लेफ्ट पे कौन है। इससे तो हमने कभी लिफ्ट नहीं कराई, उनका ऊपर बनाओ नीचे बनाओ एक ही बात है। यस, फॉर सिंपल कंपाउंड्स इट्स एक ही बात है, बट फॉर सम स्पेशल कंपाउंड इट इज नॉट एक ही बात। तो वो स्पेशल कंपाउंड जिसमें इस बात से फर्क पड़ता है कि ऊपर नीचे आगे पीछे किसको बनाना है, उन कंपाउंड्स का तारुफ ये है कि ये वो कंपाउंड होते हैं जिनमें स्टीरियो कार्बन होता है। सो टू अंडरस्टैंड दिस टर्म वी फर्स्ट नीड टू नो व्हाट इज एन स्टीरियो कार्बन। ये स्टीरियो कार्बन क्या चीज है? कार्बन की वैलेंसी 4 है। अगर किसी कंपाउंड में मौजूद कोई भी कार्बन अपनी चारों वैलेंसीज को 4 अलग अलग एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ इंगेज करेगा तो वो स्टीरियो है। So if you have a carbon and this carbon is attached with 4 different things, अब X, Y, W, Z, 4 अलग अलग चीजों के साथ ये जुड़ा हुआ है, चाहे वो एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, तो ये स्टीरियो है। अगर 4 में से 2 वैलेंसियां भी एक ही जैसे एटम को चली गई तो फिर वो स्टीरियो है। मसलन कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, उनमें से 2 हाइड्रोजन को मिले, एक क्लोरीन को एक फ्लोरीन को, तो मैं कहूँगा नहीं ये स्टीरियो नहीं है क्योंकि इसने 2 सेम है। अगर इसके 4 में से एक हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन, एक क्लोरीन, एक फ्लोरीन, नाउ दे आर 4, ये स्टीरियो है। इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना दिया ऑक्सीजन से, उसके बाद आपने ऐसे, और चूंकि इसने 2 बॉन्ड ऑक्सीजन को दे दिए तो ये नहीं बना। तो हमें ये नोटिस करना है कि कार्बन मस्ट बी अटैच्ड विद 4 डिफरेंट थिंग्स, दैट इट इज कॉल्ड स्टीरियो। जब ये स्टीरियो है तो फिर हमें इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता है कि हम इसके कौन से एटम राइट पर बनाएं और कौन से एटम लेफ्ट पर बनाएं। सो विद दिस इंफॉर्मेशन, इफ आई लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हेक्सोएल्डोज कहा था आपने इसको, तो अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम उसको हमेशा ऐसे बनाते हैं,
तो अगर आप गौर करें तो पहली बीच के चारों कार्बन्स में इस बात का ख्याल रखा गया है कि प्रॉपर तरीके से शो करें कि OH राइट पर है या लेफ्ट पर, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो ये तमाम मोनोसैकेराइड्स ओपन नहीं बल्कि क्लोज स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो क्लोज स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो वो स्ट्रक्चर ग्लूकोज के लिए पायरानॉस कहलाता है, फ्रक्टोज के लिए फ्यूरानॉस है। तो ये जो टर्म्स हैं ये अहम है, तो इनकी बात करनी है। और फिर आपको याद है डाइसैकेराइड्स में हमें ये बताना होता है, जो 3 डाइसैकेराइड हम सैकेराइड हमारे हैं कि वो किन मोनोसैकेराइड से मिलकर बने हैं और उनमें जो लिंकेज होती है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से आती है, उसका क्या नाम है। तो ये एक छोटा सा हिस्सा होगा, तो नेक्स्ट टाइम कार्बोहाइड्रेट को खत्म करेंगे। और चूंकि इसमें ही सब समझाने का काम, अमाइनो एसिड्स और एंजाइम्स में इतना एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उम्मीद है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये 3 ठीक है। टेस्ट में बहरहाल हमने चैप्टर 9 रखा है सिर्फ अपने कमिंग संडे वाले में, इसीलिए ये चीज़ें इसलिए नहीं रखी कि जो बच्चे नहीं थे उन्होंने नहीं की हुई है, और अगली मैंने एहतियातन के वजह से कभी ना आते। अच्छा, अब क्लास एक रखनी थी तो उस दिन पता चला कि वो शाह साहब की क्लास नहीं लगी, तो उनकी क्लास का आगे तो कैसे लगेगा, आप पाँव पड़ गए मेरे, ये क्या बुजुर्ग ले रहे क्लास, ये हो गई, उसके आगे क्या बोले आगे। तो अब मैंने इसे कह दिया कि शायद एक आधी और क्लास में रखनी है अभी, तो इसी वीक में अगर सैटरडे नहीं हो सका तो मैं संडे को लाजमन एक ऑनलाइन रखूँगा फॉर शहीद स्टूडेंट्स, उनका नॉर्मल प्लेसर पहले जरूर पूरा हो, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉप है, ठीक है ना। ये मैंने इनसे कोऑर्डिनेशन कर दी है, मैं जरूर करूँगा, आप भूला नहीं। तो आप कर लें बेटा, तो हर चीज़ इसमें एल्कोहल में तो देखा नहीं पा रहा है, ये कल बना रहने वाली थी, मैंने ख्याल रखा, लेकिन आपने पढ़ा हुआ एक बहुत उम्दा और अच्छी बात तो ये ध्यान में रखें कि ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम रिवीजन नहीं, उसूलन नहीं होना चाहिए। उसूलन ये होना चाहिए कि हम आपसे आकर कहें कि आज है चैप्टर 6 और 7 रिवाइज करके आइएगा, अगले दिन जब आप आए तो आइए क्वेश्चन करें, आप क्वेश्चन करें, हम उत्तर करें। लेकिन चूंकि ये बनता नहीं है, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें ये सब करना होगा। अगर फर्स्ट करिए बीच में कोई एक आधी चीज़ ऐसी हो रही है तो ये हिंदी में पढ़ चुके हैं, उसको रिवाइज करें। मैंने अल्कोहल में से मेरा ख्याल है शायद एक आधा क्योंकि अल्कोहल की कुछ चीज़ें तो आइडिया में भी नहीं है। अगर सवाल ये हो कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाते हैं, तो आप भी नहीं ये तो अल्कोहल में रहा तो आइडिया नहीं है। तो इस तरह थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है।